तो देखिए ईयर 1600 से ईयर 1837 तक हमने ऑलरेडी सब डिस्कस किया था कि कैसे एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था वो आई और उसने क्या क्या ट्रिक्स खेल के हमारे ऊपर रूल किया। और ईयर 1837 आने तक पूरे इंडिया के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था। डायरेक्टली मतलब कि वो स्टेट जहां ईस्ट इंडिया कंपनी हर एक चीज अपने हिसाब से चलाती थी, और इनडायरेक्टली मतलब कि वो स्टेट जहां ईस्ट इंडिया कंपनी राजा या फिर निजाम के साथ मिलकर रूल करती थी। तो ईयर 1837 तक ये मैप था। इस मैप में ये जो आप पिंक एरिया देख रहे हो ये डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, और ये जो येलो और ग्रीन एरिया आप देख रहे हो ये प्रिंसली स्टेट थे जो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके चल रहे थे। येलो मतलब कि हिंदू राजा रूल कर रहे थे, और ग्रीन मतलब कि जो मुस्लिम निजाम जो थे वो रूल कर रहे थे। लेकिन ये पूरा मैप अगर आप देखोगे तो 50% एरिया ही था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अपनी चला पा रही थी। अभी भी काफी एरिया था जहां पे उसकी पूरी तरीके से मनमानी नहीं चल पा रही थी, क्योंकि राजा का इन्वॉल्वमेंट होता था। और इस चीज को दूर करने के लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग ट्रिक्स खेलना स्टार्ट करती है ताकि उसके अंडर में बाकी एरिया का कंट्रोल भी आ जाए। ब्रिटिशर्स को पता था कि इन सब चीजों पे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये लोग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी आर्मी बढ़ा रही थी। अब इतने सारे अंग्रेजों को आर्मी बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर लाना पॉसिबल नहीं था, तो इन लोगों ने लोकल इंडियन जो थे उनको आर्मी में हायर करना स्टार्ट किया। इस चीज का इनको काफी फायदा भी हुआ। इंडिया में वैसे ही भूखमरी वगैरह बहुत ज्यादा फैली हुई थी। इंडियंस कम पैसे में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और कम पैसों में ज्यादा काम भी करते थे। दूसरी चीज ये भी थी, इंडियंस कम पैसे में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और कम पैसों में ज्यादा काम भी करते थे। दूसरी चीज ये भी थी, जो इंडियंस थे वो वहां की लोकेशन से भी बहुत ज्यादा फेमिलियर थे। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को हायर तो कर रहे थे अपनी जरूरत के लिए, लेकिन इनके ऊपर विश्वास नहीं था, उनको इक्वल नहीं समझते थे, उनको ये अपने से छोटा समझते थे। यही रीजन था कि जो इंडियंस थे उनको सिर्फ यानी कि सिपाही की जो पोस्ट थी वहीं तक हायर करते थे, और जो बड़ी ऑफिसर रैंक होती थी वहां पे इंडियन को अलाउ नहीं करते थे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ गोरे रहते थे ताकि इंडियंस के हाथ में ज्यादा कुछ ना चला जाए। लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद भी इंडियन जो थे वो बड़ी आसानी से सिपाही की जो पोजीशन होती थी वो ज्वाइन कर लेते थे, क्योंकि सिपाही की जो पोजीशन होती थी उसको बहुत ही सिक्योर जॉब माना जाता था, क्योंकि भुखमरी वगैरह बहुत ज्यादा फैल रही थी, लोगों को खाने की दिक्कत थी। सिपाही बनने पर खाने की जो दिक्कत होती थी वो चली जाती थी। महीने में 7 से 8 रुपए अलग से मिलते थे। अब क्योंकि ये चीज ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस दोनों को सूट करती थी, तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर अंग्रेजों से ज्यादा इंडियन सिपाही जो थे वो आ गए थे। 6:1 का रेशियो हो गया था, और करीब 45,000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे और 2,38,000 नेटिव इंडियन सोल्जर्स थे। ये जब डेटा सामने आया था तब ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने गवर्नर जनरल डलहौजी को वार्न भी किया था कि एक तरफ तुम इतने ज्यादा किसानों को फौज में भर्ती कर रहे हो और दूसरी तरफ लैंड रिफॉर्म्स वगैरह लाके उन्हीं की जो जमीन है उसको हड़प रहे हो, तो ये लोग कभी भी भड़क गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ईयर 1600 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने राज किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश राज, उसने नहीं किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको 1858 में आना पड़ा था, और वो तुरंत गोली चला देते हैं। गोली जाके उनके घोड़े को लग जाती है और लेफ्टिनेंट वॉक जो थे वो नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद लेफ्टिनेंट वॉक भी मंगल पांडे के ऊपर गोली चला देते हैं, और फिर मंगल पांडे तलवार निकालते हैं और गले और हाथ दोनों पे तलवार चला देते हैं। फिर उसके बाद और भी ऑफिसर्स आसपास आ जाते हैं। वो बाकी जो बटालियन थी, जो इंडियन सिपाही थे, उनको कहते हैं कि जाके मंगल पांडे को पकड़ो, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद वो धमकी देते हैं कि अगर कोई आगे नहीं बढ़ा और जाके मंगल पांडे को नहीं पकड़ा तो वो उस पर गोली चला देंगे। उसी टाइम पे मंगल पांडे को जैसे ही लगता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं, वो अपने ऊपर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो गोली थी वो मिस हो जाती है। और फिर सिपाही जो थे वो मंगल पांडे को पकड़ लेते हैं। पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर उसके बाद उनको जेल ले जाया जाता है। और फिर आगे चल के 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी जाती है। मंगल पांडे इंडिया के पहले शहीद थे जिन्होंने अंग्रेजों पे अकेले अटैक कर दिया था, लेकिन ब्रिटिशर इसको अटैक नहीं मानते। वो कहते हैं कि मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था, उसने भांग ज्यादा खा ली थी इसलिए ऐसा किया। और क्योंकि जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने जो अंग्रेज थे उनके ऑर्डर नहीं माने थे मंगल पांडे को पकड़ने के लिए, कि मंगल पांडे की तरह और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया की फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। जैसे सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का कंट्रीब्यूशन इस स्ट्रगल में काफी बड़ा रहा है। मैं आपको कुको एफएम पे अवेलेबल एक बहुत ही अच्छी ऑडियो बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जिसको सुन के आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में काफी कुछ जान पाओगे। यह ऑडियो बुक है आजाद हिंद सरकार, ड्रीम ऑफ अ वॉरियर। ऑडियो बुक में बताया गया है कि इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया से कई हजार मीलों दूर कैसे सरकार ने खुद की आर्मी, बैंक और गवर्नमेंट बनाई थी। ऑडियो बुक्स को आप कभी भी कुछ लेजरली एक्टिविटीज जैसे कुकिंग, ट्रैवलिंग, गार्डनिंग ये सब करते हुए सुन सकते हैं, और ये ऑडियो बुक सुनने की हॉबी आपका स्क्रीन टाइम कम करने में भी हेल्प करती है। कुको एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां क्राइम, थ्रिलर, बायोग्राफी जैसी कई जॉनरा की ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज अवेलेबल हैं। मेरा एक्सक्लूसिव कूपन कोड NR50 यूज करके आप कुको एफएम का फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट में एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स सिर्फ 49 रुपीज में। टू डाउनलोड, शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाके डाउनलोड करें। तो